Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is brief overview of superior colliculus. तो सुपीरियर कॉलिकुलस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन में कौन कौन से कॉलिकुलस होते हैं या फिर सिंपल कॉलिकुलाई होते हैं। तो मिड ब्रेन के अंदर बेसिकली 4 कॉलिकुलाई होते हैं और 2 पेयर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मिड ब्रेन की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हमें 4 प्रोजेक्शंस देखने को मिलती है। इन 4 प्रोजेक्शंस की वजह से हम उसको बोलते हैं क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और जेमिना का मतलब होता है कोई बॉडीज़ है, जैसे कॉर्पूरा भी किसी बॉडी को शो कर रहा है। तो इनको ओवरऑल हम बोल सकते हैं कॉर्पूरा, क्वाड्रीजेमिना या फिर 4 कोलिकुलाई। और ये 4 कोलिकुलाई मिड ब्रेन की पोस्टीरियर सरफेस कह लूँ या फिर मिड ब्रेन का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जिसको हम टेक्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम से दिखा दूँ मैं मिड ब्रेन की डायग्राम। ओके, तो ये आपको मिड ब्रेन की डायग्राम नजर आ रही होगी। इस डायग्राम में देखिएगा कि जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का अगर क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो मिड ब्रेन के क्रॉस सेक्शन को हम बेसिकली इसके 2 लैटरल हाफ्स बनते हैं, ये राइट हाफ और इसका लेफ्ट हाफ। जो इसके 2 हाफ्स होते हैं उनको बोलते हैं सेरिब्रल पोटेंकल। क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रल पोटेंकल। उस 2 हाफ्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और कोई ना कोई लैंडमार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंडमार्क हम यूज़ करेंगे सबस्टेंशिया नाइग्रा, और सबस्टेंशिया नाइग्रा भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा जो कि इसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होगा, और सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा जो कि एंटीरियर पार्ट होगा। तो ये सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा, मैं जूम कर देता हूँ, और ये सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा होगा। ओके, और जो पार्ट सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरी से आगे होगा उस पार्ट को बोलेंगे हम करस सेरिब्राई या फिर इसको बेसिस पोटेंकुलाई भी बोलते हैं। और वो वाला पार्ट जो कि इससे पीछे होगा सबस्टेंशिया नाइग्रा से, उसको बोलेंगे टेगमेंटम। और वो वाला पार्ट जो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होगा उसका हम सिंपल कह सकते हैं कि उसके रूफ बनाएगा, टेक्टम बोलते हैं रूफ को। तो उस पार्ट को बोलेंगे हम सिंपल टेक्टम। और जो टेक्टम असल में जो पेरी इक्विडेक्टल ग्रे मैटर है उसके लैटरली और पोस्टीरियरली पड़ा हुआ होता है। जो टेक्टम होता है वो असल में 4 कोलिकुलस से मिलकर बनता होता है, और 4 कोलिकुलस यानी 2 पेयर होते हैं। सुपीरियरली होगा सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियरली होगा इन्फीरियर कॉलिकुलस। तो यहाँ तो इन्होंने क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर। तो मिड ब्रेन की आपको बता दी मैंने 3 पार्ट, करस सेरिब्राई, टेगमेंटम और टेक्टम। टेक्टम को हम सिंपल यानी इस पार्ट को हम रिफ्लेक्सिव पार्ट भी बोल सकते हैं। तो इस पार्ट को क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव पार्ट। जो उसका टेगमेंटम वाला पार्ट है उसको पार्ट को हम असेंडिंग पार्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि असेंडिंग फाइबर के ऊपर मुश्तमिल होता है। और जो करस सेरिब्राई उसको हम डिसेंडिंग पार्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इस पार्ट को बेसिस पोटेंकुलाई। अब टेक्टम को रिफ्लेक्सिव पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि टेक्टम के अंदर बेसिकली 2 पेयर होते हैं, यानी हम सिंपल 2 कॉलिकुलस के पेयर होते हैं। एक सुपीरियर कॉलिकुलस जिसका मेन काम होता है विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, और दूसरा कॉलिकुलस होता है इन्फीरियर कॉलिकुलस। बेसिकली ये किसी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ये ऑडिटरी पाथवे में इन्वॉल्व होता है और ये हेयरिंग में पार्टिसिपेट करता होता है। तो 2 कॉलिकुलस के पेयर हो गए, सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस विजुअल पाथवे के लिए और इन्फीरियर कॉलिकुलस और हियरिंग पाथवे के लिए। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है सुपीरियर कॉलिकुलस, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फीरियर कॉलिकुलस के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो मिड ब्रेन के कॉलिकुलाई जो उसकी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर राउंडेड प्रोजेक्शंस होती है, तो इसको हम कॉर्डरी जेमिना, कॉर्पूरा कॉर्डरी जेमिना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्पूरा कॉर्डरी जेमिना, कॉर्पूरा कॉर्डरी जेमिना। और ये कॉर्पूरा कॉर्डरी जेमिना किन किन कॉलिकुलर पे मुश्तमिल होगा? इंफीरियर कॉलिकुलस। जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है ये बेसिकली विजुअल पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए। तो सुपीरियर कॉलिकुलस के लिए हम लिख सकते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस। और बेसिकली जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए नहीं होता, बल्कि ये ऑडिटरी पाथवे का कंपोनेंट होता है। तो पहला डिफरेंस हो गया इनके फंक्शन का। और इसके अलावा ये साउंड की लोकलाइजेशन के लिए भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है। यहाँ पे क्या होती है? कन्वर्जेंस होती है फॉर साउंड लोकलाइजेशन। साउंड लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें साउंड का पता चलाना कि किस साइड पे आ रही है, और उस साइड की फ्रीक्वेंसी या फिर और टाइम डिफरेंस को यूज़ करते हुए या फिर इंटेंसिटी को हम यूज़ करते हुए बेसिकली साउंड को लोकलाइज करते हैं कि साउंड किस जगह से आ रही है, आया कि फ्रंट से आ रही है, बैक से आ रही है, या फिर लैटरल व्यू से आ रही है, ओके, या फिर राइट और लेफ्ट साइड से आ रही है। दूसरा जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो हेड की, आइज़ की और ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट कराना। हेड की, आइज़ की और ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट कराना किसी न किसी डिस्टर्बिंग स्टिमुलस के नतीजे में, इन रिस्पॉन्स टू
डिस्टर्बिंग स्टिमुलाई। तो दूसरा डिफरेंस हो गया इनके स्टिमुलाई के या फिर इनके एक्शन का। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है बेसिकली ये थैलेमस के जिस न्यूक्लियस से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या फिर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। और इसको जोड़ने के लिए इसकी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्शन होती है, उसको बोलते हैं सुपीरियर ब्रेकियम या फिर इसको हम एक्सोनल फाइबर भी बोल सकते हैं। तो ये जुड़ा होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से वाया सुपीरियर ब्रेकियम। तो सुपीरियर ब्रेकियम से होता हुआ लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से अटैच होता है। और जबकि ये वाला जो पार्ट होता है ये अटैच होता है असल में थैलेमस के मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से या फिर मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से इंफीरियर ब्रेकियम के थ्रू। हम लिख सकते हैं इंफीरियर ब्रेकियम टू मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। तो ये तो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गए ये सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस के दरमियान में। बेसिकली और भी डिफरेंसेस हो गए तो आप उनको ढूंढ लीजिएगा। अगर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉलिकुलस, तो कॉलिकुलस का जो वर्ड होता है वो न्यूरो एनाटॉमी में भी इस्तेमाल होता है, ग्रॉस एनाटॉमी में भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो ग्रॉस एनाटॉमी में एब्डोमेन में स्पेसिफिक ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आप पूछोगे एब्डोमेन में किस जगह पर, अगर एब्डोमेन की भी बात छोड़ दूँ पेल्विस के अंदर, तो पेल्विस के अंदर एक वर्ड आपने सुना होगा, उसका नाम है सेमिनल कॉलिकुलस। तो ये वर्ड सेमिनल कॉलिकुलस नाम सुना होगा। इसके अलावा न्यूरो एनाटॉमी में हम एक और जगह भी कॉलिकुलस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो होता है फेशियल कॉलिकुलस। जो सेमिनल कॉलिकुलस होता है ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा का पार्ट होता है, यानी ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के अंदर एक यूरिथ्रल क्रस्ट होती है, उसको बोलते हैं सेमिनल कॉलिकुलस। और सेमिनल कॉलिकुलस के अंदर ही इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती है। तो ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के अंदर होता है जो कि प्रोस्टेट के अंदर होगा। तो ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के अंदर एक क्रस्ट लाइक प्रोजेक्शन होती है। जो कि फेशियल कॉलिकुलस ये हमें पॉन्स के लेवल पे देखने को मिलता है। और जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है वो पॉन्स के न्यूक्लियस को एब्ड्यूसन नर्व के न्यूक्लियस को सराउंड कर लेता है। जब वो एब्ड्यूसन नर्व के न्यूक्लियस को या फिर एब्ड्यूसन न्यूक्लियस को वाइंड आउट करता है, वाइंड अराउंड करता होता है, तो फिर एक प्रोजेक्शन बनती है पॉन्स की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं फेशियल कॉलिकुलस। तो फेशियल कॉलिकुलस असल में जो 7th नर्व का न्यूक्लियस होता है वो 6 नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड वाइंड करता होता है, इसकी वजह से हमें प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं फेशियल कॉलिकुलस। तो सेमिनल कॉलिकुलस, फेशियल कॉलिकुलस और पूरा कॉर्टेक्स जेमिना, ये 4 या फिर बहुत सारी कॉलिकुलाई हो गया। तो आज जो हमने जो बेसिकली हमने जो पढ़ना है वो है सुपीरियर कॉलिकुलस। तो सुपीरियर कॉलिकुलस की हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि फिर ये लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सुपीरियर कॉलिकुलस। तो सुपीरियर कॉलिकुलस, असल में सुपीरियर कॉलिकुलस का फंक्शन क्या होता है, अगर कोई आपसे इस फंक्शन पूछे तो आप सिंपल ये कहोगे कि विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। तो इसका मोर प्रिसाइज आंसर जो इसके फिजियोलॉजी के ज़बान में होगा, इसका फंक्शन कुछ इस तरह से होगा कि पहले मैं इसका फंक्शन लिख दे तो फिर आपको मैं बताऊँगा कि वो फंक्शन होता है क्या इसका असल में। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ओरिएंटेशन का, यानी पोस्चर में एडजस्टमेंट का। किसका? हेड का, किसका? आइस का, तीसरा ओवरऑल बॉडी का, बॉडी का। और ये किसके नतीजे में होगा? इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। कोई भी अगर इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होती है, फॉर एग्जांपल वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ विजुअल स्टिमुलस, इसकी फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर वो ऑडिटरी भी हो सकती है, या फिर वो सोमैटिक भी हो सकती है। उन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की बेस के ऊपर जो हेड की, आइस की और बॉडी की पोजीशन में थोड़ा चेंज लाना और एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड करना, ये फंक्शन होता है सुपीरियर कॉलिकुलस का। तो सुपीरियर कॉलिकुलस का फंक्शन होगा ओरिएंटेशन ऑफ हेड, आइस एंड बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, विजुअल, ऑडिटरी एंड सोमैटिक। अब इसने ये तीन काम करने हैं। इसने आइस को भी कंट्रोल करना है, इसके मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, इसने हेड की मोटर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना है, इसने बॉडी की भी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। तो उसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आएगी और इसका टोपोग्राफिकल मैप किस तरह से होगा। तो पहले हम लिख देते हैं टोपोग्राफिकल मैप कि इसके अंदर क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। टोपोग्राफिकल मैप
जो वर्ड होता है टोपो, टोपो का मतलब प्लेस, तो इसको हम दूसरे वर्ड में स्पेशियल भी लिख सकते हो। स्पेशल का मतलब स्पेसिफिक सोमैटिक स्ट्रक्चर के बारे में। ग्राफिकल का मतलब होता है ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन का मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक जगह पे ओरिएंट करेगा। तो इसके अंदर एक टोपोग्राफिकल मैप हमारी बॉडी का 3 चीज़ों का होता है। चूँकि इसने आइस में, हेड में और बॉडी में चेंजेस प्रोड्यूस करनी है, और इसने इन्फॉर्मेशन लेनी है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, इसने इन्फॉर्मेशन लेनी है सोमैटिक इन्फॉर्मेशन, और इसने विजुअल। तो उसके पास विजुअल इन्फॉर्मेशन का भी एक मैप होना चाहिए, इसके पास ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन का भी, इसके पास सोमैटिक इन्फॉर्मेशन का भी मैप होना चाहिए। तो इसके पास 3 टोपोग्राफिकल मैप हो गए, एक विजुअल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा ऑडिटरी का, तीसरा सोमैटिक का। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे होगा पहला टोपोग्राफिकल मैप ऑफ वेरियस पॉइंट ऑफ रेटिना, वेरियस पॉइंट्स ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना का एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, वो सुपीरियर कॉलिकुलस के स्पेसिफिक पॉइंट तक प्रोजेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसका एक कोई अगर पॉइंट हम रेटिना पे ले मीडियल वाला, तो मीडियल वाला सेमिनल कॉलिकुलस के सुपीरियर कॉलिकुलस के स्पेसिफिक पॉइंट तक जाएगा, और जिसका लैटरल वाला पॉइंट होगा वो सुपीरियर कॉलिकुलस के दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट तक जाएगा। तो उसका हर रेटिना का एक स्पेसिफिक पॉइंट सुपीरियर कॉलिकुलस के स्पेसिफिक पॉइंट तक जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ रेटिना। दूसरा टोपोग्राफिकल मैप होगा सोमैटिक सेंसेशन का, क्योंकि इसने सोमैटिक डिस्टर्बेंस को भी कैरी करना है। तो यहाँ पे जो मैप होगा वो सोमैटिक सेंसेशन का होगा, सोमैटिक सेंसेशन का होगा। लेकिन ये जो मैप होगा वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के एतबार से थोड़ा सा लेस डिस्टिंक्ट होगा, तो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, यानी ये थोड़ा ग्रॉसली होगा, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। तीसरी बात होगा कि इसके बाद टोपोग्राफिकल मैप होगा ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन का, और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन एयर से आती होती है, तो उसके पास अकॉस्टिक सिग्नल्स यानी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होगी एयर से। इसका भी एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, यानी कहने का मतलब कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वाली साउंड स्पेसिफिक एरिया में जाके प्रोजेक्ट करेगी, वो सुपीरियर कॉलिकुलस को एक्साइट करेगी। तो इसके पास 3 टाइप के मैप होंगे, रेटिना के होंगे, सोमैटिक सेंसेशन का मैप होगा, और दूसरा होगा ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन का। तो ये तो हो गया सुपीरियर कॉलिकुलस के अंदर टोपोग्राफिकल मैप्स। तो अब इसका फंक्शन ये किस तरह से करेगा, तो इसका फंक्शन मैंने बता दिया कि इसने हेड की, आइज की और बॉडी की मूवमेंट करानी है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। तो ये फंक्शन करने के लिए इसके पास कोई ना कोई एफरंट इन्फॉर्मेशन, जिसको मैं आफरंट बोलता हूँ, तो दूसरा ई फ्रंट इन्फॉर्मेशन होगी। तो आफरंट और ई फ्रंट ये लिखना चाहिए कि इसके पास ट्रैक्स कहाँ से और कौन से आ रही होगी, और ये ट्रैक्स कहाँ पे जा रही होगी, उनका नाम क्या होगा। तो अब हम लिख लेते हैं इसका जनरल स्केच इसके पाथवे का। ओके, अब हम ड्रा कर लेते हैं जनरल पाथवे रिगार्डिंग सुपीरियर कॉलिकुलस। तो ऊपर मैंने यहाँ पे नजर आ रहा आपको, मैंने ए से ए फ्रंट या फ्रंट लिखे हुए हैं, और नीचे मैंने ई से ई फ्रंट लिखा हुआ है, और दरम्यान में सुपीरियर कॉलिकुलस। तो इसके पास इंफॉर्मेशन सुपीरियर कॉलिकुलस के पास कहाँ से आ सकती है, तो फिर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर जो सोमैटिक इंफॉर्मेशन होगी, सोमैटिक इंफॉर्मेशन वो आई, जो सोमैटिक इंफॉर्मेशन होगी सोमैटिक सेंसेशन की, यानी अगर किसी ने अगर हमें मुक्का मारा या झोड़ा, तो हमारी आंखें और हमारे जो बॉडी के मसल्स खुद ब खुद उसकी तरफ माइल कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो जो सोमैटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो सुपीरियर कॉलिकुलस तक पहुंचेगी, वो सुपीरियर कॉलिकुलस तक पहुंचेगी एक ट्रैक के थ्रू। उस ट्रैक को बोलेंगे हम स्पाइनोटैक्टल ट्रैक। तो जो सोमैटिक इन्फॉर्मेशन होगी ये स्पाइनोटैक्टल ट्रैक के जरिए यहाँ पे पहुंचेगी, और ये सेंसिटिव ट्रैक है। तो स्पाइनो का मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ये ओरिजिनेट करेगा, और टैक्टल का मतलब सुपीरियर कॉलिकुलस में जो टैक्टम वाला एरिया वहाँ तक आएगा। तो सोमैटिक इन्फॉर्मेशन आ गया। दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है एयर की, तो एयर की सुपीरियर कॉलिकुलस तक पहुँचती होती है, सुपीरियर कॉलिकुलस तक। और ये कैसे आती होगी, तो इसके बारे में भी नहीं पता चला कि कौन सा ट्रैक होता है, फिर किस पाथवे से आती होती है, लेकिन इतना पता है कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन सुपीरियर कॉलिकुलस के स्पेसिफिक पॉइंट तक आती होती है। तो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी हो गया। नेक्स्ट होगा विजुअल इन्फॉर्मेशन। जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो 2 जगह से आ सकती है, एक तो विजुअल कॉर्टेक्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, बल्कि एक फ्रंटल लॉब के अंदर स्पेसिफिक एरिया होता है, उसको बोलते हैं फ्रंटल आई फील्ड, वहाँ से आ सकती है। या फिर रेटिना में एक स्पेसिफिक टाइप के फाइबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एम
फाइबर्स या फिर एम सेल्स, जिनको मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो अगर विजुअल इंफॉर्मेशन है, विजुअल इंफॉर्मेशन है, वो विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रंटल लोब में स्पेसिफिक पार्ट होगा, उसको बोलेंगे फ्रंटल आई फील्ड, वहाँ से आ सकती है। फ्रंटल आई फील्ड यहाँ से आ सकती है। और इसके अलावा रेटिना के एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एम सेल्स, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं।